हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल साइंस विद भास्कर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर साइंस का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है जैव विकास और पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र तो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन जैव विकास पहले पढ़ना है। जो जैव विकास होता है, अगर जैव विकास में विकास का अर्थ देखा जाए साहित्य में, तो किसी भी सिमटी हुई वस्तुएं होती हैं, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से सिकुड़ी हुई जो सिमटी हुई वस्तुएं हैं, उनका खुलकर या फैलकर, ठीक है, क्या होता है, जो सिमटी हुई वस्तु या खुल जाए और खुलने के बाद या फैल जाए, तो समय समय पर उसमें जो सिमटी हुई वस्तु है, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, और उसी चेंजिंग के दौरान उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन जो सिमटी हुई वस्तु है वो क्या होगी, खुलकर या फैल जाएगी। इसी आधार पर अगर हम देखें जैव विकास का, तो जैव विकास में जैसे आप कह सकते हैं कि आपने मोटर गाड़ी देखी होगी, रेल देखा होगा, रेलगाड़ी देखी होगी, जहाज़ देखा होगा। ये सब पहले जो इनका कह सकते हैं कि जो नमूना हुआ करता था वो उतना आकर्षक नहीं था और कम लाभदायक थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे क्या होते गए, परिवर्तन होते गए, और उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर फिर बाद में क्या हुआ, आज के जो वर्तमान समय में जैसे बाइक हो गई, मोटर कार हो गया, रेलगाड़ी हो गई, उसके नमूने क्या हो गए, काफ़ी सुंदर हो गए, काफ़ी आकर्षक हो गए, जो देखने में काफ़ी अच्छे थे। अगर इनके जो विकास है, इनके आविष्कार के बाद का समय देखा जाए, तो जब आप बाद का समय देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, और इन्हीं के आधार पर भी जैव विकास संभव हुआ है। जैसे अब देख लीजिए आप कि अगर जो हमारे वर्तमान जीव हैं, इस समय के जो वर्तमान जीव हैं, अगर वर्तमान जीवों को देखा जाए तो प्रत्येक जीव के जो लक्षण होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, प्रकृति के अनुसार उसमें चेंजिंग आती रहती है, और जब चेंजिंग आती रहती है, तो जब चेंजिंग आएगी तो हजारों, और कह सकते हैं कि हजारों लाखों वर्षों में क्या होता है, एक नई और सुसंगठित जाति क्या होती है, बन जाती है। और ठीक इसी के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो प्रत्येक जीव का विकास हुआ है, वो क्या कह सकते हैं कि किसी निम्न कोटि के जीवों के विकास से हुआ है। यानी कह सकते हैं कि जैव विकास जो है वो निम्न कोटि के सरल जीवों का विकास निम्न कोटि के सरल जीवों का विकास लगातार होते रहने के कारण आज के समय में अधिक विकसित और जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी को आप क्या कहेंगे, जैव विकास कहेंगे। जैव विकास का साहित्य में अर्थ है कि किसी सिमटी हुई वस्तु का, जब वस्तु सिमटी है, अगर उसको खोलेंगे या उसको बड़ा करेंगे, उसको फैलाएंगे, तो उसमें समय समय पर क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम मोटर कार या रेलगाड़ी
जहाज को देखें तो पहले क्या होते थे, उनके नमूने कह सकते हैं कि उतने अच्छे नहीं होते थे, आकर्षक नहीं होते थे, और जिसके कारण क्या हुआ, उनके आविष्कार जब हुए उनके बाद का अगर समय देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि उसके आविष्कार के बाद उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, जिससे वर्तमान समय में, आज के समय में जो बाइक हैं, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उनके नमूने क्या हुए, काफ़ी आकर्षक हो गए। इसी तरह से जो हमारे पहले के समय के निम्न कोटि के जो जीव हुआ करते थे उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आया, क्रमिक सुधार आया, लगातार उसमें सुधार होते गए, और आज के समय में, वर्तमान समय में क्या हुआ, एक अधिक विकसित और जटिल जीवों की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। इसी को आप क्या कहेंगे, जैव विकास कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के 3 सिद्धांत हैं। जैव विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है लैमार्कवाद। दूसरा डार्विनवाद, और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। यानी कह सकते हैं कि जैव विकास के 3 सिद्धांत हैं, 3 प्रिंसिपल हैं। पहला लैमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, और तीसरा क्या है, उत्परिवर्तनवाद। अब हम इन्हीं तीनों सिद्धांतों के विषय में एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है लैमार्कवाद। इंग्लिश में सीखो, लैमार्किज्म कहेंगे, नहीं तो लैमार्कवाद कहेंगे। जो लैमार्कवाद है, लैमार्कवाद एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। क्या नाम है वैज्ञानिक का? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। डी लैमार्क। तो लैमार्कवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? लैमार्कवाद का सिद्धांत एक फ्रांस के जीव वैज्ञानिक है जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक 1809 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। एक पुस्तक है इनकी फिलॉसफी जूलॉजिकल। जूलॉजिकल इनकी एक पुस्तक है। क्या नाम है पुस्तक का? फिलॉसफी जूलॉजिकल। फिलॉसफी फिलॉसफी जूलॉजिकल।
तो लैमार्कवाद का सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक डी लैमार्क हैं और इनकी एक पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिकल, इन्होंने क्या किया, इसी पुस्तक में ही जैव विकास की विस्तृत व्याख्या की है और इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, वंशागति का सिद्धांत। तो इसकी 3 बातें महत्वपूर्ण है लैमार्कवाद में। एक तो लैमार्कवाद का सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने किया है। इनकी एक पुस्तक है 1809 ईस्वी में, फिलॉसफी जूलॉजिकल नाम है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, जैव विकास की कह सकते हैं कि एक विस्तृत व्याख्या की है, इसमें विस्तृत विषय में बताया है। और इन्हीं के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। और इनके सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। विशेषताएं हैं, पहला है इनका जीवों के बड़े होने की प्रवृत्ति। पहला है जीवों के बड़े होने की प्रवृत्ति, जीवों के बड़े होने की प्रवृत्ति, जीवों के बड़े होने की प्रवृत्ति। इस विशेषता में, जीवों के बड़े होने की प्रवृत्ति में, उन्होंने बताया कि हमारे आसपास जो भी जीव होते हैं, जो भी हमारे आसपास के वातावरण में जो भी जीव होते हैं, उनके शरीर में और उनके अंगों में क्या होगा, मतलब कह सकते हैं कि उनके अंग और उनके शरीर क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी बढ़ोतरी की क्षमता क्या होती है, पाई जाती है। दूसरा उन्होंने बताया वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव, कि जो भी जीव होते हैं हमारे आसपास के, हमारे वातावरण में जो भी जीव होते हैं, उनका क्या होता है, वातावरण पे सीधा प्रभाव पड़ता है। उनके रहन सहन, उनके आचरण, उनके स्वभाव पर क्या होता है कि उनके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और इसी के कारण ही जीवों की जो आकृति होती है, आकृति, रंग और रचना, ये लक्षण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऐसे लक्षण क्या होते हैं, उनके स्वास्थ्य पे, उनके रंग पे, उनकी रचना पे ये लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास के जीवधारी होते हैं, जो हमारे जीवधारी आसपास के वातावरण में पाए जाते हैं, उनकी जो रचना होती है, जो स्वास्थ्य होता है, जो रंग होता है, उन पर वातावरण क्या करता है, सीधा प्रभाव दिखाता है, अपना सीधा प्रभाव पड़ता है। और इसी के आधार पर, और कह सकते हैं कि इसी से वातावरण के सीधे प्रभाव के कारण ही जीवधारियों के आकृति, रंग, स्वास्थ्य, इन सब लक्षण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तीसरा जो अंगों के अधिक तीसरा इनका जो विशेषता है, वो विशेषता है अंगों के अधिक या कम उपयोग। जब वातावरण जो होता है वो जीवधारियों को क्या करता है, प्रभावित करता है, उनको प्रभावित करता है। उसी प्रभाव के कारण ही
अंगों का, वे अपने शरीर के या तो अंगों का कम उपयोग करते हैं, नहीं तो क्या होता है अधिक उपयोग करते हैं। जो जिन अंगों का अधिक उपयोग करेंगे वो अंग क्या होगा विकसित हो जाएगा, और जिन अंगों का वो क्या करेंगे कम उपयोग करेंगे वो अंग क्या होंगे विलुप्त होते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, मतलब कह सकते हैं कि जिन अंगों का कम उपयोग करेंगे उनका विकास क्या होगा कम होगा। और इसी थियरी के आधार पर लैमार्कवाद के सिद्धांत को अंगों के कम उपयोग और अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, चौथा जो इनका पॉइंट है वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों के पूरे जीवन काल में इनका जो पूरा लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन में वातावरण उनको क्या करते हैं काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि वो वातावरण काफ़ी उन पे क्या करेगा सीधा प्रभाव डालेगा, और अंगों के उपयोग को क्या करेगा या तो कम करेगा और नहीं तो क्या करेगा अधिक कर देगा। यानी जो जीव होते हैं उनके जो पूरा जीवन काल होता है उन पे वातावरण क्या करता है उसको प्रभावित करता है, और इसे प्रभावित करने के कारण वे अपने अंगों का या तो क्या करेंगे कम उपयोग करते हैं, नहीं तो उपयोग अधिक कर देते हैं, और नहीं तो उनका उपयोग क्या करते हैं कम कर देते हैं, और कम कर देते हैं जिससे उनके बॉडी में क्या होता है परिवर्तन, चेंजिंग आने लगती है, और वो जो चेंजिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं उपार्जित लक्षण। और ये लक्षण क्या होते हैं वंशागत होते हैं, कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं चलते रहते हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी उनका क्या होता है एडजस्टमेंट होता जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या करते हैं उसका समावेश करते हैं या उनका एडजस्टमेंट हो जाता है, और धीरे धीरे चलकर वो अपने पूर्वजों से भिन्न होकर क्या करते हैं एक नई जाति बना लेते हैं, एक क्या करते हैं नई जाति बनाते हैं। तो लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने दिया है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक 1819 ईस्वी में फिलॉसफी जूलॉजिकल नामक एक पुस्तक दी, जिस पर उसमें उन्होंने क्या किया है जैव विकास की विस्तृत व्याख्या की है, और उन्होंने उनके इस सिद्धांत को क्या कहा गया उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत कहा गया। और इनके सिद्धांत की 4 विशेषताएं जो हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत की 4 विशेषताएं दी। पहला है जीवों के बड़े होने की प्रवृत्ति। जो जीवों के बड़े होने की प्रवृत्ति, हमारे वातावरण में जो जीव पाए जाते हैं उनका जो शरीर होता है और जो उनका अंग होता है उसमें क्या होते हैं वो अपने अंगों को और शरीर को क्या करते हैं क्या होता है बढ़ता रहता है, या कह सकते हैं कि बढ़ोतरी की क्षमता पाई जाती है। दूसरा जो है वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का जो सीधा प्रभाव होता है, जो हमारे आसपास के जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं वातावरण पर उसको जीवधारियों पर वातावरण क्या करता है सीधा प्रभाव डालता है। सीधा प्रभाव डालने से क्या होता है उनके आकृति, रंग, रूप, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें क्या होती है उस लक्षण को प्रभावित करते हैं, या कह सकते हैं उसमें चेंजिंग आने लगती है। तीसरा जो है अंगों के कम और अधिक उपयोग। जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी जो वातावरण को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, और उसी प्रभावित होने के नाते ये अंगों का क्या करते हैं या तो कम उपयोग करेंगे और नहीं तो अधिक उपयोग करेंगे। जो हमारा जीवधारी होगा, अगर जीवधारी अंगों का कम उपयोग करता है तो वो अंग क्या होंगे कम विकसित होंगे, और जो अंग अधिक उपयोग करेंगे वो अंग क्या होंगे अधिक विकसित होंगे। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया है अंगों के कम उपयोग या अधिक उपयोग का सिद्धांत कहा गया। उपार्जित लक्षणों की क्या है वंशागति। जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, कह सकते हैं कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी का पूरा जीवन जो होता है, उनका जो जीवन काल होता है उस पे वातावरण उसको क्या करता है प्रभावित करता है, और प्रभावित होने के नाते क्या होता है कि अंगों का वो क्या करते हैं कम या अधिक उपयोग करने लगते हैं। और जब अंगों का कम और अधिक उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि
जब अंगों का कम या अधिक उपयोग करेंगे तो उनके कह सकते हैं उनके बॉडी में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, वंशागति होती है, और ये वंशागति कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। जो परिवर्तन आएंगे वो क्या होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के बाद वो क्या करेंगे, उसमें एक एडजस्टमेंट कर लेंगे, कह सकते हैं कि समायोजन करते हैं। और जब समायोजन कर लेंगे तो लास्ट में क्या होगा, अंतिम समय में क्या होगा, वो अपने पूर्वजों से भिन्न क्या करेंगे, एक नई जाति बना लेते हैं। अब दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, डार्विनवाद। दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद। डार्विनवाद, जो डार्विनवाद है, डार्विनवाद की जो थियरी है, इस थियरी को इंग्लैंड के चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्या किया कि कई स्थानों पर, कई जगहों पर क्या किया, भ्रमण किया कह सकते हैं, या घूमा। तो जो यात्रा की या भ्रमण किया, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अधिक संख्या में जीवों का अध्ययन किया, उसका अवलोकन किया, उसका अध्ययन किया, और इसी आधार पर ही उन्होंने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर क्या किया, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, प्राकृतिक वर्ण का, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। तो डार्विनवाद, इंग्लैंड के रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन ने डार्विनवाद या डार्विन सिद्धांत को क्या किया है, प्रस्तुत किया है। और इन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की, और यात्रा के दौरान उन्होंने एक से अधिक जीवों का या असंख्य जीवों का क्या किया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक 1859 ईस्वी में इन्होंने एक बुक लिखी है, 1859 ईस्वी में, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास। इसी बुक में इन्होंने जैव विकास के विषय में क्या किया है, पूरा विस्तृत से बताया है, कह सकते हैं कि विस्तृत व्याख्या की है इसी बुक में। और इसी के आधार पर उन्होंने बताया है और समझाया कि जो जीव क्या होंगे, वातावरण के अनुकूल होंगे या अनुकूलन करने की क्षमता रखते हैं, वही क्या होंगे, जीवित रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, बाकी नष्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि जो जीव वातावरण के अनुकूलित रहेंगे और संतानोत्पत्ति करने की क्या होगी, उसमें क्षमता पाई जाएगी। और जो जीव वातावरण के अनुकूलन या वातावरण में अपना अनुकूलन नहीं बना पाएंगे, वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। और कह सकते हैं इसी आधार पर डार्विन ने बताया, इसी आधार पर डार्विन ने क्या किया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत। और यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो डार्विन ने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से ये डार्विनवाद की थियरी है। डार्विनवाद को एक बार फिर से जान लेते हैं। डार्विन एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट
चार्ल्स डार्विन। इन्होंने डार्विन की थियरी को प्रस्तुत किया, डार्विन सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और इन्होंने क्या किया है, प्राकृतिक वर्ण का भी सिद्धांत दिया। और इनकी एक बुक है, बुक का नाम है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास, वर्जिन ऑफ स्पीसीज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और इन्होंने क्या किया, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया। प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत का मतलब ये है कि जो जीवधारी अपने आप को वातावरण के अनुकूलित कर लेंगे वही क्या होंगे, जीवित रहेंगे, और जो जीवधारी वातावरण को अपने अनुकूल नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनकी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता, संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता। सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी वर्तमान समय में या संसार में जितने भी जीवधारी हैं, सभी में क्या है, कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक इच्छा है उनकी, और कह सकते हैं कि संतानोत्पत्ति करने की अधिक क्षमता पाई जाती है। एक स्वाभाविक इच्छा कह सकते हैं, और संतानोत्पत्ति की क्या होती है, उसमें स्वाभाविक क्षमता पाई जाती है और अधिक क्षमता पाई जाती है। कह सकते हैं कि अपार क्षमता पाई जाती है। हमारे वर्तमान समय में या समस्त संसार में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उनमें क्या होती है, एक स्वाभाविक इच्छा और अपार क्षमता होती है संतानोत्पत्ति करने की। और अगर संतानोत्पत्ति करने की क्षमता ज़्यादा है तो इसकी तुलना में देखा जाए तो जो भोजन है, भोजन और स्थल, ये दोनों क्या है, इनकी मात्रा क्या है, सीमित है। अगर जो जीवधारी हैं, जीवधारी संतानोत्पत्ति करने की स्वाभाविक और अपार क्षमता रखते हैं, तो अपार क्षमता अगर रखते हैं तो अगर संतानोत्पत्ति की इसकी तुलना में देखा जाए तो भोजन और स्थल, यानी खाने के लिए भोजन और रहने के लिए आवास, ठीक है, इनका क्या है, मतलब कह सकते हैं कि इनकी इसकी जो संख्या है वो क्या है, लिमिट है, ठीक है, नियत है, कह सकते हैं कि कम है, और इसकी मात्रा क्या है, सीमित है। तो फिर क्या होगा, दूसरा देखें, दूसरा इनका सिद्धांत है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष अब हम लोग समझ गए कि जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता है और अपार क्षमता है, और उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो जो भोजन है और स्थल है उसका स्थान क्या है, सीमित है। उसी के आधार पर जब सीमित रहेगा तो जीवों में क्या होगा, संघर्ष होगा। संघर्ष किस लिए होगा, क्योंकि संतानोत्पत्ति करने की क्षमता ज़्यादा है, इसीलिए संघर्ष होगा। और संघर्ष होगा तो जो जीव वातावरण के अनुकूल होंगे, संघर्ष होगा तो जो कह सकते हैं कि जीवन संघर्ष में क्या होगा, जो जीवित रहने के लिए क्या होगा, जीवों में क्या होगी, असीम और अपार क्षमता पाई जाती है। जो क्षमता पाई जाती है और इनकी संख्या को, संतानोत्पत्ति की संख्या को स्थिर रखने के लिए, संतानोत्पत्ति की संख्या को स्थिर रखने के लिए जीवन संघर्ष होता है, ठीक है। संघर्ष किसके लिए करेंगे, भोजन और स्थल के लिए। तीसरा जो है प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। जीवों में अधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता है। अगर अधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता होगी तो इस पृथ्वी पर भोजन और स्थल क्या हैं,
नियत है, सीमित मात्रा में है कह सकते हैं, उसके लिए संघर्ष होगा और इसकी संख्या को स्थिर रखने के लिए संघर्ष होगा जीवों में। और जब संघर्ष होगा तो क्या होगा कि जो जीव प्रकृति के वातावरण के अनुकूल रहेंगे, जिस जीवों की संरचना क्या होगी, वातावरण के अनुकूल होगी, वो क्या होंगे, जीवित रहेंगे। और जिनकी संरचना वातावरण के अनुकूल नहीं होगी वो जीवित नहीं रहेंगे। इसी को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा गया। चौथा है भिन्नताएं और आनुवांशिकता। चौथा इनकी विशेषता है भिन्नताएं और आनुवांशिकता। सभी कह सकते हैं कि जीवों में, जो हमारे संसार में जो जीव पाए जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर अवश्य होता है। कोई ना कोई अंतर उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि एक जो माता पिता की संतान है वो भी क्या होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। और इसी के कारण जो प्रकृति में जीवों में क्या होती है, मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। जो हमारे संसार में जितने भी जीवधारी हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर अवश्य पाया जाता है। और सभी जीवों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ तक कि क्या होता है, एक माता पिता की संतान भी एक जैसी नहीं होती है। जिसमें क्या होता है, ये भिन्नताएं जो एक दूसरे से भिन्नताएं पाई जाती हैं, ये भिन्नताएं क्या होती हैं, वातावरण के क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं। ये जो भिन्नताएं होती हैं, विभिन्नताएं कह सकते हैं, ये विभिन्नताएं क्या हैं, वातावरण के अनुकूल होती हैं। और जब ये वातावरण के अनुकूल होंगी और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होंगी, चलती रहेंगी, तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी तो क्या होगा, वे वातावरण में रहने के उतने उपयुक्त क्या होंगे, हो जाएंगे। तो विभिन्नताएं और आनुवांशिकता में सभी जीवधारी जो हैं एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ तक कि एक माता पिता की जो संतान होती है वो भी क्या है, एक जैसी नहीं होती है। और इसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि प्रकृति में जो जीव पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और भिन्न होने के कारण भिन्न होंगे। और ये विभिन्नताएं कैसे आती हैं, जो विभिन्नताएं आती हैं ये वातावरण के कारण आती हैं। ये जो विभिन्नताएं हैं वो वातावरण के क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं। और अनुकूल होने के कारण ही संतानों में ये क्या होती हैं, वंशागत हो जाती हैं। जो विभिन्नताएं होंगी वो पहले क्या होगा, माता पिता में विभिन्नताएं आएंगी, फिर उसके संतान में विभिन्नताएं आएंगी। ऐसे धीरे धीरे क्या होंगी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी और ये क्या हो जाएंगी, वंशागत हो जाएंगी। और जो भी जीव रहेगा उस वातावरण में रहने के लिए क्या होगा, उपयुक्त हो जाएगा। देखिए विभिन्नताएं जो हैं वंशागत होती है, पहली बात ये जान लीजिए। और जो विभिन्नताएं वंशागत होती हैं वो क्या होंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। और जो विभिन्नताएं क्या होंगी, दूसरे में पहले मदर फादर में होंगी, फिर क्या होगा, उसके सन में ट्रांसफर हो जाएंगी। ऐसे धीरे धीरे क्या होंगी, वंशागत हो जाएंगी। और लास्ट में फाइनली जो जीव रहेगा वो क्या होगा, वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त हो जाएगा। पांचवा है वातावरण के प्रति अनुकूलन। किसी भी स्थान का जो वातावरण होता है वो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है।
लेकिन उस स्थान का जो भौतिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण जैसे क्या है, भूकंप, सूखा, ये सब क्या है, भौतिक वातावरण है। जो भौतिक वातावरण होता है वो क्या होता है, उससे कह सकते हैं कि जो जीवधारी होते हैं उनको उससे संघर्ष करना पड़ता है, या उससे वो क्या करता है, जूझता है। और जूझने के कारण ही केवल वही जीव वातावरण में जीवित रह पाते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, वातावरण के अनुकूलन में बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर वातावरण के अनुकूलित हो जाएगा या वातावरण के अनुकूलन की क्षमता उसके अंदर होगी तभी वो क्या होगा, जीवित रहेगा, नहीं बाकी सभी क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। यानी वातावरण के प्रति अनुकूलन का ये मतलब है, कह सकते हैं कि किसी भी स्थान का जो वातावरण होता है वो बदलता रहता है और उसी में ही जो भौतिक वातावरण होते हैं जैसे भूकंप है, सूखा है, इन सबों से क्या होता है, जीवधारियों को जूझना पड़ता है। और ये जो जीवधारी होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को वातावरण के अनुकूलन में क्या करते हैं, बदल लेते हैं और इसी और क्या होते हैं, वो जीव उस वातावरण में जीवित रह पाता है, बाकी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नई जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति लास्ट जो है इनकी विशेषता है वो नई जातियों की उत्पत्ति है। कि डार्विन के अनुसार अगर देखा जाए तो जीवों में जो संघर्ष होता है, संघर्ष जब वो करेंगे तो उसमें क्या होंगी, विभिन्नताएं अर्जित होंगी। और जब वो विभिन्नताओं को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये विभिन्नताएं जो क्या होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती रहती हैं। जो जीव होते हैं, जीवों में क्या होता है, जीवन संघर्ष होता है और जब वो जीवन संघर्ष करेंगे तो उसमें क्या होंगी, विभिन्नताएं आ जाएंगी। और ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, इकट्ठा होती रहती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो जाति जो होती है वो अपने पूर्वजों से भिन्न क्या करती है, एक नई जाति उत्पत्ति, नई जातियाँ क्या करती हैं, बना देती हैं। नई जाति क्या होती है, बन जाती है। नई जातियों की उत्पत्ति के विकास, नई जातियों की जो उत्पत्ति है इसके में डार्विन ने कहा है कि जीवों में जो संघर्ष होता है, जो संघर्ष करते हैं, संघर्ष करने के कारण ही क्या होती है, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, इकट्ठा होती रहती हैं। और धीरे धीरे इकट्ठा होते रहने से ही क्या होते हैं, वो अपने पूर्वजों से भिन्न क्या करते हैं, एक नई जाति बना लेते हैं। तो डार्विनवाद की विशेषताएं, पहली विशेषता थी जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता, दूसरी विशेषता इनकी थी कि दूसरी विशेषता थी जीवन संघर्ष, और तीसरा क्या है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, और चौथा है कि भिन्नताएं और आनुवांशिकता, और पांचवा क्या है, वातावरण के प्रति अनुकूलन, और लास्ट क्या है, नई जातियों की उत्पत्ति। तो ये 6 इनकी विशेषताएं हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि डार्विनवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। परिवर्तनवाद देखो, म्यूटेशन, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रिज ने दिया है।
उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूगो डेब्रिज ने दिया है। ह्यूगो डेब्रिज कह सकते हैं कि एक हॉलैंड देश के निवासी हैं ह्यूगो डेब्रिज, जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत क्या किया? प्रस्तुत किया। और उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है, उन्होंने एक पौधा था इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज, एक पौधा था इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज, संध्या कह सकते हैं, संध्या प्रिमरोज, हिंदी में संध्या प्रिमरोज कह सकते हैं। इवनिंग प्रिमरोज जो पौधा था, प्रिमरोज, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत यूरोप के हॉलैंड के निवासी हैं ह्यूगो डेब्रिज, उन्होंने म्यूटेशन की थियोरी को प्रस्तुत किया और उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज नामक एक पौधे का अध्ययन किया। ये एक जंगली पौधा है, ठीक है। और जो इवनिंग प्रिमरोज पौधा था उसमें उन्होंने इसका अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उन्हें पता चला कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें अचानक क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है। और ये जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? मूल पौधों से काफ़ी भिन्न रहते हैं। अचानक क्या हुआ? इसमें परिवर्तन हो जाए। उत्परिवर्तनवाद, ठीक है, ह्यूगो डेब्रिज ने दिया। इवनिंग प्रिमरोज पौधे पर उन्होंने स्टडी की और उन्होंने जब स्टडी की, अध्ययन किया, देखा तो उस पौधे में कुछ अचानक परिवर्तन हुए जो क्या होते थे कि मूल पौधे से क्या होते थे, पहले के पौधों से क्या होते थे? काफ़ी भिन्न होते थे। और नए लक्षणों वाले पौधों को उन्होंने क्या कहा? स्पीसीज कहा, या इसी को क्या कहा? जाति कहा। और इनकी कुछ 5 विशेषताएं, इन्होंने अपनी थियरी की कुछ 5 विशेषताएं दी हैं, जो देखें, ये एक बार आपसे रिपीट कर दे रहे हैं। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूगो डेब्रिज ने दिया है। और इवनिंग प्रिमरोज पौधा जो एक जंगली पौधा, उन्होंने उस पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पाया कि जो पौधा